हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्लास 10 की समकालीन भारत भाग 2 पढ़ रहे हैं, जो आज हम क्लास 10 का लेसन 5 है, समकालीन भारत भाग 2, जिसमें लेसन का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी हम उसको अंडरलाइन करेंगे। तो आप उस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं या अपने यादें ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित मित्र और दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आए हैं वो बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले जब भी अपलोड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हाइबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वो लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है। जो सड़क पर चलती है वो एक रसोई को भी बहुत घरों के साथ जाते देखता है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वो आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिता जी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा है। उसके पिता ने बताया, ये घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलता, ये इंजन के द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी, पृथ्वी की ऊपरी परत, विभिन्न खनिजों के योग से बनी है, चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, ये फिर भी एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों के द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपकर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड, जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, ताकि रायूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। यद्यपि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करें और अपने हित दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
जरा ध्यान से सोचें व बताएं तथा भोज्य पदार्थ पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। खनिज क्या है? आइए जानते हैं कि खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आइए जानते हैं ये विविध या विभिन्न प्रकार के क्यों हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं और कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिमाण है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों के द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद व स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक उद्देश्यों हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहले ऊपर पढ़ते हैं कि और क्या है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज कितने प्रकार का है? तो खनिज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं लौह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज आ जाते हैं। लौह धातु में इसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा, अयस्क, मैंगनीज और निकिल व कोबाल्ट आदि। अलोह आयस्क में जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि आते हैं। अधातु के अंतर्गत अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास और चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आते हैं। ऊर्जा खनिज जो ऊर्जा देते हों, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? तो खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और बिदरों से मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा है अनेक खनिज औषधि चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। औषधि चट्टानों में
दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जड़ोड़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इनमें प्रायः एक ऐसे खनिज होते हैं जो जल के द्वारा घर्षित नहीं होता। ये खनिजों में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सतर्कता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी हैं। एक रोचक तथ्य जानते हैं क्या है? रैट होल खनन क्या है? रैट होल, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले की खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि एक खुली खादान उत्खनन व एक शैफ्ट युक्त भूमिगत खनन में क्या अंतर है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायः प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात, असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिज की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खादान में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है और लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन
97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन अन्य राज्यों से प्राप्त होता है। तो इम्पोर्टेंट की बात यहाँ पर यह है कि भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं और भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। तो ये मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें लगभग 70% लोहांश पाया जाता है और ये सबसे चुंबकीय गुण होते हैं। और इसके बाद हेमेटाइट आता है। इसमें मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम लोहांश की मात्रा होती है, थोड़ी सी कम होती है लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे अच्छी प्रकार का लोहा कौन पाया जाता है या लौह अयस्क कौन है, तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुद्रे शब्द का घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका नाम यह पड़ा था। अर्थात कन्नड़ में कुद्रे शब्द का अर्थ घोड़ा होता है और कर्नाटक पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है और बेलाडुला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसे यह नाम पड़ गया था। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, तो उड़ीसा, झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड के सिंहभूमि जिले से गोवा तथा नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर लगे कि इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिखेंगे। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खादानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कंदर्म रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लौह उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमगाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मैंगनीज। आइए जानते हैं मैंगनीज कहाँ पर पाए जाते हैं। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर नोट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में 33% और आंध्र प्रदेश में 10, कर्नाटक में 12, उड़ीसा में 16% और महाराष्ट्र में 27%। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किया जाता है 33% उत्पादन मैंगनीज का। आइए अब आगे देखेंगे कि ये है मानचित्र, जहाँ पे लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क खाने और लौह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैंगनीज और बॉक्साइट और अभ्रक के कुछ यहाँ पर निशान दिए गए हैं। आप इसको मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे जरा ध्यान से सोचें व बताएं। भारत में लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला, लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें से कोई संबंध देखते हैं? अलोह खनिज के बारे में जानेंगे। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक
संतोषजनक नहीं है। यद्यपि खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझते हैं। तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्धन व ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबे उत्पादन करती हैं। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता भी पाई जाती है। तो हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का कुछ अंश है जो 18 और 19 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो उड़ीसा में 65% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसके बाद झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ में 6 और 6 सबसे कम। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो आप इन पाई चार्ट से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम बॉक्साइट का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं कि भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है 2018 और 19 के अनुसार। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खाद्यान्न चिन्हित करें। आइए कुछ रोचक तथ्य बारे में समझते हैं। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। आधात्विक खनिज क्या है? आधात्विक खनिज जैसे अभ्रक के अंतर्गत, ये आधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अर्थात विपाटन का मतलब कि अभ्रक को हम पीठ के चादर की नुमा बना सकते हैं। आगे इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा हास्र का निम्न गुणांक विंशवाहन के गुण उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः औषधि चट्टानों में पाया जाता। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि मानचित्र का अध्ययन
अध्ययन करें। बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज का भंडार क्यों है। ये चूना पत्थर उत्पादन राज्यों का अंश जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो राजस्थान में 22%। सबसे कम की बात किया जाए तो वो महाराष्ट्र में चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम खतरों के बारे में जानते हैं कि इसके खनन के लिए कौन से ऐसे जोखिम खतरे हैं। क्या आपने कभी खनिजों के द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है। खनन का खनकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खाद्यान्न श्रमिकों के लिए अस्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के जल के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने में भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ जाता है। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेषित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यांकन संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं, उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा हो। ये प्रतिस्थापन क्या हैं और कहां से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन कौन से होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट से ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित होते हैं। मतलब परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में कौन से आते हैं। लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम। ये प्राकृतिक गैस परंपरागत साधनों के अंतर्गत आता है। और गैर परंपरागत साधनों में जैसे सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं।
तो गैर परंपरागत को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, और परंपरागत संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज होने के बाद कोयला को हम दोबारा नहीं बना सकते, ना ही उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। ये परंपरागत संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है और गैर परंपरागत संसाधन ये नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात एक बार प्रयोग करने के बाद ये कभी मतलब नष्ट नहीं होता। जैसे गैर परंपरागत संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये इस किसके अंतर्गत आता है। एग्जाम में अक्सर ये यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और नोट भी कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अब यहाँ जानेंगे एक एक के बारे में कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। इसी को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं एक अच्छी हेडिंग बना करके, अनवीकरणीय संसाधन। तो आप इसे नोट कर लें। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों, घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपना वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा, निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। तो लिग्नाइट क्या होता है? तो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। ये मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उस श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयले के दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं वो गोदावरी, महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग, ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा इनके निकट
ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम या खनिज तेल है। ये ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति, गुम्मदों वाले प्रदेशों में वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्धवलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंद चूना पत्थर, बालू पत्थर होता है जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती आसरंद परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंद और आसरंद चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अलंकरेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरू-जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो ये मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्यों के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में, खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार, स्थानीय शहर गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन और घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में भी उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खम्भात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। आप इसको मानचित्र में देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो 30 सेकंड का समय है, आप इसे नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ कि क्या है इसमें। वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्र के साथ शेयर कीजिए। गेल के द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया, और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के प्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला है प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और अन्य है ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है।
कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए तथा इन पर बने बांधों का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न हो जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भांगड़ा नागल दामोदर घाटी कारपोरेशन, कोपिला हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उनमें प्रयुक्त ईंधन का नाम जरूर आप नोट करिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, अब ये यहाँ पे जो बात होगी इनका नाम अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैर परंपरागत ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिनको हम ये कभी मतलब खत्म नहीं होगा, हम इसका बार बार यूज कर सकते। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवभार साधनों में समृद्ध है और भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन के विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है। इसका उपयोग बहुत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाए, उनके राज्यों के नाम अवस्थित करें। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सीधे धूप को फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता का न्यूनतम कम हो जाएगा। फलस्वरूप ये परमाणु संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण आप यहाँ देख सकते हैं। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल, जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के प्रयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता
मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को भी रोक देता है। ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरीय खाड़ी के आर पार बाढ़ के द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इन संकरीय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बाढ़ के पानी को इसी रास्ते पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इस ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुदूर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रागामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। ये इतना तप्त हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप को उपयोग टरबाइन को जलाने के और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरा लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित, दूसरा लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हम ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। हमारा लेसन इसी के साथ समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन खनिज अपशिष्ट पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस राज्य का अग्रणी उत्पादक है? निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। तो आप इसी प्रश्नों के साथ ये लेसन समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।
तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।